हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस टेंशन से आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो हम सीधे सरफेस टेंशन पे आ जाते हैं। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक हो चुका है और इसे कंप्लीट होने में अभी थोड़ा सा समय भी लगेगा। कोई बात नहीं, एक या दो वीडियो अगर अपने होते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बट हमें ये चीज़ नीट एंड क्लीन वे में समझ में आनी चाहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। वाटर गेट वेट्स अप वेट्स यू एंड मी, बट नॉट डक्स। है ना? पानी से अपन गीले हो सकते हैं, लेकिन क्या डक्स को गीला किया जा सकता है? नो, डक्स गीली नहीं होती। मरकरी डज नॉट वेट ग्लास। मरकरी है वो ग्लास पर चिपकता नहीं है, वो उसको गीला नहीं करता, बट वाटर स्टिक टू इट। ऑयल राइजेज अप ए कॉटन विक। है ना? ये सब सारी कहानियां हैं, जो ये फिनोमिना है, ये क्यों होते हैं, इनके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल चीज है वो है सरफेस टेंशन। ठीक है भाई। पानी है, जो ऑयल है, हम देखते हैं कि जब कॉटन होता है तो उसके अंदर ऊपर की तरफ राइज अप हो जाता है, उसके अंदर बढ़ जाता है, जबकि ग्रेविटी के कारण वो तो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उसका जो सरफेस टेंशन है वो कॉटन कम कर देती है और उसको उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ राइज अप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम पढ़ेंगे। Hair of a paint brush do not cling together when dry and even when dipped in water, but form a fine tip when taken out of it. है ना? जैसे पानी से बाहर निकालेंगे वो एक दूसरे को चिपक जाएंगे, पानी में नहीं चिपकेंगे। है ना? ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें पता है कि ये सरफेस टेंशन की वजह से हो रही है। अब होता क्या है सरफेस टेंशन में? एज लिक्विड्स हैव नो डेफिनाइट शेप बट हैव ए डेफिनाइट वॉल्यूम। डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है ना? और शेप नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में है उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। दे एक्वायर ए फ्री सरफेस व्हेन प्योर्ड इन ए कंटेनर। किसी भी कंटेनर में हम उनको डालेंगे तो ऊपर की तरफ उनको एक फ्री सरफेस, यानी वो अपनी तरफ का एक बिल्कुल प्लेन सरफेस अपना बना लेते हैं। दीज सरफेसेस पोजेज सम एडिशनल एनर्जी। जो ऊपर की तरफ सरफेस बनेगा, जैसे हमने किसी कंटेनर में इसको पानी को भरा है तो उसके ऊपर आपको एक प्लेन सरफेस हमेशा मिलेगा, चाहे आपका कंटेनर किसी भी शेप का हो। तो जो सरफेस मिलेगा उसमें कुछ एडिशनल एनर्जी होती है, एंड दिस फिनोमिना इज नॉन एज सरफेस टेंशन, एंड इट इज कंसर्न विथ ओनली लिक्विड एज गैसेस डू नॉट हैव फ्री सरफेस। गैस में किसी प्रकार का फ्री सरफेस नहीं होता है ना? तो गैसेस में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ये केवल और केवल कहाँ मिलेगी? हमें लिक्विड में मिलेगी। इसी फिनोमिना को हम और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं सरफेस एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सरफेस एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये आप स्टोरी पढ़ लेना इसमें बुक में, मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। जो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इसके सराउंडिंग में ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? ये अट्रैक्ट करते हैं और ये यहाँ पर बैलेंस हो जाता है इनका और ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। बट होता क्या है कि यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है, एक दूसरे को जो बांध के रखने की पोटेंशियल एनर्जी, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है ना? और इनके पास कोई एडिशनल एनर्जी नहीं रहती। बट होता क्या है कि जब हम सरफेस पे बात करते हैं तो ऊपर की तरफ कोई इसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, सारे लिक्विड के अंदर की तरफ, कंटेनर की तरफ मिलेंगे। तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में हैं, उनसे ये यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, बट ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होने की वजह से इसमें कुछ एडिशनल एनर्जी यहाँ पर बच जाती है। आप लोग जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव होगी, अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो कुछ कम नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर हमें मिलेगी। ठीक है? साथ ही
जितने भी, जैसे यहाँ पर सबकी सेम होगी, लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, बट सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी लिक्विड के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कभी नहीं होगी, बल्कि मैं कहूँ कि उसकी हाफ होगी, क्योंकि उससे आधे मॉलिक्यूल्स ही इसको सराउंडिंग करके बैठे, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस लिक्विड को यहाँ पर हीट देकर अगर इवेपोरेट करने की कोशिश करता हूँ, तो जितना इस मॉलिक्यूल को यहाँ से इवेपोरेट होने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, उससे आधी एनर्जी की यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास इसको ब्रेक करने के लिए आधी एनर्जी है, आधे मॉलिक्यूल्स को ही तोड़ना है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एनर्जी जो हीट ऑफ इवेपोरेशन है उसकी हाफ ही होगी, है ना। हम मान लेते हैं कि इसकी हाफ ही होगी। एक यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम से, पिक्चर से ये बताया है कि फिर ये अगर हाफ एनर्जी एक साइड में अट्रैक्ट हो रहा है तो ये अंदर की तरफ चला जाना चाहिए। ये ऊपर मॉलिक्यूल है, सरफेस पे बना कैसे रहता है? तो इसको यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर क्या किया है इन्होंने कि ये जितना अंदर की तरफ ये अट्रैक्ट होता है उतना ही रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, ड्यू टू द एडिशनल एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। और वो जो एडिशनल एनर्जी उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। इसी की वजह से ये एक अपना प्लेन यहाँ पर मिनिमम सरफेस एरिया ये इसको यहाँ पर ग्रहण कर लेता है, अपने आप अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया कब जाएगा? जब उसके पास एडिशनल एनर्जी होगी। अब इसको कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हाफ कह रहे हो आप, एडिशनल भी कह रहे हो। तो बच्चों, जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में हाफ होगी, नेगेटिव में कोई चीज़ कम होती है तो उसका मतलब उसकी टोटल वैल्यू जो है उससे ज़्यादा होती है ना। नेगेटिव में है ना, सो वी हैव एडिशनल एनर्जी बट इन द मैग्नीट्यूड we have half of the energy of the molecules containing inside the liquid। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। वाटर की जो ये जो एनर्जी होती है वो करीबन 40 किलो जूल पर मोल होती है ना। इस एनर्जी के साथ हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी देकर हम इसको इवेपोरेट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। फाइनली व्हाट इज सरफेस, यहां से पढ़ते हैं। फाइनली व्हाट इज सरफेस? सिंस ए लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग आउट, देयर कैन नॉट बी ए परफेक्टली शार्प सरफेस। The density of the liquid molecules drops rapidly to zero around z is equal to 0, है ना। समझ में आया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्रॉप्स रैपिडली टू 0 अराउंड z is equal to 0। z का मतलब है कि ये जो ऊपर की तरफ जितना भी ये डिस्टेंस है ना, एज वी मूव अलोंग द डायरेक्शन इंडिकेटेड दिस पिक्चर इन अ डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ए फ्यू मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे इसके पास आएगा डेंसिटी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जीरो की तरफ हो जाती जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग है, इसको बहुत बढ़िया से समझने की जरूरत है कि सिंस ए लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अबाउट, देयर कैन नॉट बी ए परफेक्टली शेप शार्प सरफेस। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्रॉप्स रैपिडली टू 0 around z is equal to 0 as we move along the direction indicated in the figure in a distance of order of a few molecular size। ठीक है ना, बहुत ही कम अगर मोलिकुलर साइज है, बहुत छोटे हैं, तो उस जो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ है उसकी डेंसिटी लगभग ऑन और अबाउट 0 हो जाती है। वॉल्यूम कम है ना, ऑर्डर कम है, मोलिकुलर साइज का ऑर्डर बहुत ही कम है। चलो, इसी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पर एक अपना फ्री सरफेस बना लेते हैं। अगेन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड देयर एक्स्ट्रा एनर्जी एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ लिक्विड्स। एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर होती है। द क्रिएशन ऑफ मोर सरफेस
keeping other things like volume fixed required additional energy. To appreciate this, consider a horizontal liquid film ending in bar free to slide over parallel guides. अब इसको समझिए, ये क्या है कि इस तरह का एक फिल्म है, हमने एक फिल्म ली, तो आप लोग जानते हो फिल्म के दो सरफेस होंगे, है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो सरफेस होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, हमने क्या किया है, इस फिल्म को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, है ना, स्ट्रेच करने से इसके अंदर थोड़ा सा टेंशन आ गया, है ना। ये जो वाटर की या लिक्विड की अपर फिल्म है, ये क्या करती है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेती है जब ये सरफेस पे होती है। ठीक है, मान लो डी लेंथ इससे बढ़ गई, जितनी भी लेंथ थी, ये आपने यहाँ पर विड्थ एल ली है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ है वो डी मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस के ऊपर इसको स्ट्रेच कर लिया। तो दो प्रकार के सरफेस है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो सरफेस है ना। अच्छा, अब देखो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, ये इसको बढ़िया से देखिए। सपोज दैट वी मूव द बार बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी एज शोन, सिंस द एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीजेज द सिस्टम नाउ हैज मोर एनर्जी। भाई जैसे ही एरिया आपका इंक्रीज हो गया, आपके वहां पर एनर्जी भी बढ़ गई, है ना। दिस मीन्स सम वर्क हैज बीन डन। एनर्जी कहाँ से आई, कुछ वर्क वहां पर हुआ, जो इंटरनल फोर्सेस थे उनके अगेंस्ट में कुछ वर्क हुआ, जैसे ही हमने उसको स्ट्रेच किया कुछ वर्क वहां पर किया गया, और वो वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। वो वर्क किस रूप में स्टोर हो गया, एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो वर्क डन कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी, राइट। डी डिस्टेंस उसकी बढ़ गई ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस तक उसको स्ट्रेच किया है और फोर्स लगाया एफ। अब देखो यह वर्क डन किस रूप में स्टोर हुआ, एनर्जी के रूप में। तो अगर हम मान लें कि पर यूनिट एरिया एस एनर्जी स्टोर हुई, जो एनर्जी स्टोर हुई इस स्ट्रेचिंग के कारण, वो पर यूनिट एरिया कितनी हुई, एस। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना होगा, देखो एल तो इसकी है, इसको समझना बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये एल इसकी विड्थ है, और ये एल होगी यहाँ पर जहां मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर ये लेंथ एल होगी, ये कितनी होगी, अगेन दिस वन विल बी डी। तो ये एरिया एक्सीड कितना कर गया, डी एल, लेंथ इंटू ब्रेथ, डी इंटू एल, डी एल, और दो सरफेस है तो 2dl, राइट। ये तो एरिया हो गया जो आपका बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। और पर यूनिट एरिया जो एनर्जी स्टोर हुई वो एस, तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, एस इंटू 2dl। और एस इंटू 2dl के इक्वल में हम क्या रखेंगे, ये कहां से आई एनर्जी, इट कम्स फ्रॉम द वर्क डन टू स्ट्रेच द लिक्विड फिल्म। अच्छा, तो वर्क डन हुआ आपका एफ डी, इसके इक्वल लिख दिया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, एस इंटू 2l नीचे चला जाएगा, यहां मिलेगा f अपॉन 2l। दिस क्वांटिटी s इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन। ये जो क्वांटिटी s है ये मैग्नीट्यूड है सरफेस टेंशन का। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड इंटरफेस एंड इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द मूवेबल बार। ठीक है ना, ये f अपॉन एल, 2l क्या है, दोनों सरफेस के लिए, तो इसका मतलब यह है कि एक सरफेस के लिए एक सरफेस के लिए जितना फोर्स लगा पर यूनिट लेंथ, वो भी सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। तो सरफेस टेंशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, पहला सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, और दूसरा तरीका क्या होगा लिखने का, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, और दोनों ही आपके सरफेस एनर्जी के सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या नोटिसेबल चीज है उनको हम पढ़ लेते हैं। सरफेस टेंशन इज ए फोर्स पर यूनिट लेंथ और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस between the planar of the liquid and any other substance.
ये जब हम जैसे मान लो लिक्विड हमने डाला है किसी कंटेनर में, तो वो उसको गीला करेगा नहीं करेगा, उसको वेट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, सरफेस टेंशन पे। तो जो इंटरफेस बनेगा, इंटरफेस का मतलब जहां जिस प्लेन में वो दोनों मिल रहे हैं, है ना, सॉलिड विथ लिक्विड, वहां पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा उसे हम सरफेस टेंशन कहेंगे। इट ऑल्सो इज द extra energy that the molecules of the interface have as compared to the molecules in the interior. At any point on the interface besides the boundary, we can draw a line and imagine just a minute, equal and opposite surface tension forces as per unit length of the line acting perpendicular to the line is the plane of this interface. इसको बढ़िया से पढ़िए कि जहां दोनों इंटरफेस मिलते हैं, लिक्विड और सॉलिड जहां पर मिल रहा है, या दो लिक्विड आपस में मिल रहे हैं, या मैं कहूं कि जैसे लिक्विड और एयर आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों जहां मिल रहे हैं वहां उस लाइन को हम क्या कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे, और वो लाइन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी। वो और वहां पर सरफेस टेंशन इक्वल और अपोजिट सरफेस टेंशन दोनों लिक्विड का होगा। जैसे एयर और इसका है तो क्या होगा, एयर भी एक हम लिक्विड के रूप में मान लें, नहीं मतलब जो लिक्विड है, वाटर और एयर की बात करें तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होगा वहां पर ये बैलेंस हो जाएगा एयर के फोर्स पर यूनिट एरिया। एयर फोर्स एक्सर्ट करेगी, लिक्विड भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो दोनों क्या होंगे, लिक्विड की तरफ से सरफेस टेंशन के रूप में वहां पर फोर्स आएगा और एयर की तरफ से फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, और इसी कहते हैं, और कहाँ बैलेंस हो जाएंगे, जो लाइन होगी इनकी इंटरफेस वाली वहां पर। इसीलिए हम कहेंगे कि जो लाइन है वो किसमें होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। To be more specific, imagine a line of atoms and molecules at the surface. The atoms to be left pull the line towards them. Those to the right pull it towards them. The line of atoms is in equilibrium under tension. If the line really marks the end of the interface, as in the figure, there is only the force as per unit area acting towards inwards. यानी अगर वहां पर ये लाइन अगर इंटरफेस का एंड जहां पर होती है वहां पर केवल अंदर की तरफ ही फोर्स काम करते हैं, बाहर की तरफ नहीं करते, कहने का मतलब ये। चलो, ये यहाँ पर इसने एक टेबल दी है जिसके अंदर सरफेस टेंशन दिया है, हीलियम, ऑक्सीजन, एथेनॉल, वाटर, मरकरी, और हीट ऑफ इवेपोरेशन भी दी है। जैसे जैसे सरफेस टेंशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो ये तो एक ये बताने के लिए है कि जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगा, वैसे वैसे हीट भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब कब ये स्टक होगा, कब नहीं होगा, कब इसके ऊपर चिपकेगा और कब नहीं चिपकेगा, ये हमें देखना होगा। A fluid will stick to a solid surface if the surface energy between fluids and the solid is smaller than the sum of surface energies between solid air, fluid air. कब स्टिक होगा, यदि सरफेस एनर्जी फ्लूइड और उस सॉलिड की कम है, उस सरफेस के लिए अगर सरफेस एनर्जी कम है तो क्या होगा कि वहां पर वो उसको स्टिक करेगा, वहां पर वो उसको वेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। किससे कम है, देन द सम ऑफ सरफेस एनर्जी बिटवीन सॉलिड एयर, फ्लूइड एयर, वहां से कम है। तो ठीक है, समझ गए ना। अगर जैसे मान लो मैंने कोई एक सॉलिड है, उसके ऊपर पानी डाला, तो पानी उसको गीला कब करेगा, जब उस सरफेस के ऊपर वाटर, जब एयर थी और उस फ्लूइड के ऊपर जो वाटर एयर की सरफेस एनर्जी, दोनों का सम उस फ्लूइड और सॉलिड के सरफेस एनर्जी के सम, मतलब सरफेस एनर्जी कम होगी उनसे। दोबारा एक बार सुन लो, सम ऑफ सरफेस एनर्जी बिटवीन सॉलिड एयर, उस सॉलिड एयर की जो सरफेस बनेगा उसकी सरफेस एनर्जी प्लस फ्लूइड एयर की सरफेस एनर्जी, दोनों का सम कर दें
और इन दोनों के सम से अगर उस सॉलिड और वाटर के जो इंटरफेस बनेगा, जो सरफेस बनेगा दोनों के बीच में, उसकी सरफेस एनर्जी अगर कम है इनके सम से, तो वो वहां पर उसको वेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। Now there is an attraction between the solid surface and the liquid. It can be directly measured experimentally as schematically shown in the figure. A plate, vertical glass plate, below which a vessel of some liquid is kept, forms an arm of the balance. The plate is balanced by weights. ये इसको नापने का तरीका बता रहा है कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल भी है आपके सिलेबस में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल है ये, यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें वेट रखते जाते हैं और इस वेट को जहाँ से ये अप करेगा इसको मेजर कर लेते हैं, कहाँ से बैलेंस आएगा, है ना। लिक्विड के ऊपर यहाँ पर वेट रख दिया है इक्वल, है ना इसका। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होगा दैट विल बी, यहाँ फोर्स कौन सा काम कर रहा है, ये वेट ही तो है, ये वेट ही तो फोर्स के रूप में काम करेगा, है ना। ये वेट जितना रखा है वही फोर्स F/2L, सरफेस एनर्जी F/2L। ठीक है, तो W/2L, और W कितना है यहाँ पर, वेट कितना है, mg/2L, सिंपल है ना। तो ये यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट वीडियो इसका और बचा है अपने पास, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, उस समय इसको कंप्लीट कर देंगे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरी राइज, दो छोटे छोटे से कंसेप्ट यहाँ पर है, तो उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर में, तो वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने अटेंडेंस देना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टेक केयर, बाय।